सर, सत्र का समापन हुआ है। विपक्ष ने वॉकआउट किया है, अंतिम दिन मौजूद नहीं था। बिना विपक्ष के आज जो है वो समापन हुआ है, क्या कहेंगे? और आर्थिक देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी को कि इतिहास में विधानसभा के पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून सेशन सबसे लंबा उन्होंने निर्धारित किया और विपक्ष की मांग पर एक दिन और बढ़ाया। विपक्ष कहता था कि वित्तीय कुप्रबंधन पर यह सरकार चर्चा करे और अध्यक्ष महोदय और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। अब वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा वो लाना चाहते थे, उनको चर्चा आई, बातचीत की, और जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन 2017-18 से लेकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 तक मिलती रही, 11,000 तक मिलती रही, 9,000 तक मिलती रही। उस राज्य में हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3,000 रुपया अगले वर्ष मिलने वाली है। हमने ये भी कहा कि 5 साल जो जीएसटी कंपनसेशन था, जो कि जून 2022 में ख़त्म हो गया, 17 में शुरू हुआ था, जून 2022 में ख़त्म हो गया। आपको तकरीबन हर साल कोई 1300 करोड़, 1500 करोड़ रुपये, 1800 करोड़ रुपये मिलता रहा। पूरा डाटा मैंने अंदर पढ़ा है, आपने लिखा होगा, उसको मैंने आपको बताया। फिर रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद राज्य की ऐसी हालत क्यों हुई और क्यों नहीं आपने सरकारी कर्मचारियों का डीए दिया, जो 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ गई। ये सब उनके कार्यकाल का है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, वित्तीय स्थिति को देखती है। वित्तीय स्थिति से 1 साल के फैसले जो इनकी सरकार के समय थे, बड़े बड़े होटलों को पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, 900 संस्थान खोल दिए, 50% बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। कहा कि हमें तो चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भी फैसले किए गए, पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में ये पिछली सरकार ने कोई कुताही नहीं बरती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी सरकार आई, हम वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, आर्थिक संकट था प्रदेश में। 1 साल के अंदर हमने आर्थिक संकट पर काबू पाया। ये हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता 1 साल के अंदर आई। और उसके बाद आपदा आई प्रदेश में, आपदा से हम निपटे। नीति आयोग ने हमारी प्रशंसा की। शांता कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने बीजेपी को यहाँ स्थापित किया, उन्होंने हमारी प्रशंसा की। और 1 साल बाद जो फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के लिए हमने फैसले लिए और जो इनके समय का कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको हमने ठीक किया। और आज मुझे खुशी है, जहां प्रदेश आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, वह फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत हल्ला कर रही थी। मैं सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी पे से संबंधित कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई और आपको 5 तारीख को हमने पे दी और 10 तारीख को पेंशन भोगियों की हमने पेंशन दी। इन दोनों स्थिति से निपटने के लिए जब मैंने फिस्कल डिसिप्लिन के मामले में बैठक की, तो मुझे पता लगा कि कर्मचारियों को जो 1 तारीख को सैलरी दी जाती है, वो हम लोन उठाते हैं आरबीआई से 7.5% पर, और जो पेंशन दी जाती है उस पर भी हम लोन उठाते हैं। कर्मचारियों को 1200 करोड़ रुपया सैलरी के रूप में हमारे खजाने से निकलता है और 800 करोड़ रुपया पेंशन के रूप में हमारे खजाने से निकलता है। यानी 1 महीने में 2000 करोड़ रुपया सरकारी
खजाने से निकलता है, वो सब लोन पर लिया जाता है। उस लोन का इंटरेस्ट 3 करोड़ रुपया बनता था। मैंने एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग किया और 3 करोड़ रुपया पर मंथ बनता था। उसके तहत 5 और 10 तारीख को पेंशन दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने बोर्ड हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, सिविल सप्लाई बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड है, ये अलग से एक एंटिटी है। इनके भी साल के 3,000 करोड़ रुपया अपनी साधनों से ये विकसित करते हैं। तो साल का 24,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और वेतन का मिलता है और 3,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को जो बोर्ड कॉरपोरेशन के उनके रूम में जाता है, 27,000 करोड़ रुपया होता है। और फिर हमने अपने संसाधन क्या बढ़ाए वो हमने अपनी जनता को बताया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल की जनता का जो हमारे साथ खड़ी है और जो हम फैसले ले रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रही है। अभी कुछ और फैसले लेने की ज़रूरत है। इस तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अपने पहले बजट में ही आत्मनिर्भर, ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए पैसों की जरूरत है। अच्छी शिक्षा हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों को मिले। हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तब अच्छी शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज टीचर भी होने के बावजूद हम कहते हैं कि हम हेल्थ के 125 यूनिट बिजली माफ़ कर दी। इन्होंने चुनावों से पहले 50% महिलाओं को जो फ्री बस सुविधा की उपलब्ध करवा दी। ये सब चुनावों से पहले के हैं, 6 महीने पहले के हैं। लेकिन हमने कोई वित्तीय संकट प्रदेश में नहीं है। हमने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए फैसले किए हैं। और जब वित्तीय संकट पर काबू पाकर वित्तीय अनुशासन ना बनाया जाए तो फिर दोबारा से उसी स्थिति में आते हैं। आज खुशी इस बात की है कि जिस वित्तीय संकट में हमें सरकार मिली थी उस वित्तीय संकट को हमने पार कर लिया। सर, ये जो सैलरीज और पेंशन आपने रेफर किए हैं जो 5 और 10 तारीख को, क्या ये हर महीने अब ऐसे ही रहेगा? फिजिकल डिसिप्लिन है और इसको मैं और अनुशासित कर रहा हूँ। अनुशासित किस ढंग से करना है कि कौन सा हेड में हमें इंटरेस्ट ना लगे, उस हेड के तहत हम पेंशन के बारे में भी विचार भविष्य में कर सकते हैं। संजौली में सर एक बार फिर से कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से कर्ज के बोझ को लेकर हिमाचल की तस्वीर देश के अंदर गई, वो एक गलत तस्वीर के रूप में गई और उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? और दूसरा सवाल सर इसके साथ, आपने कहा कि पूर्व की सरकारों के अंदर कड़वे फैसले नहीं लिए गए, तो क्या हम ये माने कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसको लेकर हिमाचल के कर्ज को बढ़ाने को लेकर ठीक फैसले नहीं? पहले तो एक पूछो ना, क्योंकि पहले एक का दूंगा तब दूसरे का देता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भूल ही ना जाऊँ ना यार। तो थोड़ा सा था, उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन नहीं किया। कर्ज लेना आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ पूरे देश के राज्यों के आधार पर होता है। हमें नहीं देता आरबीआई गाइडलाइंस, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उसी 2 महीने के लिए एक नैतिकता का परिणाम था कि हम 5 दिन के लिए सरकारी कर्मचारियों की अगर सैलरी और 10 तारीख को पेंशन दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पर नैतिकता लागू होनी चाहिए। उसको उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया। और दूसरा, प्रदेश में कर्ज लिया भी जा रहा है और कर्ज को हमने दिया भी है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज और प्रिंसिपल अमाउंट को हमने अभी तक 15 से 20,000 के करोड़ का 20 महीने में हमने दिया भी, वापिस भी किया है। सर, कल संजौली मस्जिद विवाद मामले में सर कल एक बड़ा प्रदर्शन एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया है। देखिए, संजौली मामले में एक बात बड़ी है कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। और सभी समुदायों का, हमारे संस्कृति भी हिमाचल की है जिसमें सभी समुदायों का हम सम्मान भी करते हैं। अब जो डेमोग्राफी चेंज की का मुद्दा, कोई ऐसा कोई डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं है। लेकिन आज हमने विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठन की है कि जो भी जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि क्या नियम बनाने हैं, क्या कैसे स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे और इस प्रकार के झगड़े ना हों, क्योंकि ये झगड़े से शुरू हुआ है। और जो लीगल कंस्ट्रक्शन हाथ में लेने का
किसी भी संगठन को अधिकार नहीं है। अनवेरिफाइड माइग्रेंट्स का इशू है, आपको लगता है अनवेरिफाइड माइग्रेंट्स अवैध का निर्माण इशू? को लेकर कहा जा रहा है वो प्रशासन का काम है और प्रशासन हर चीज़ को देखना और पीसफुल प्रदर्शन हो उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का